तर्क संग्रह ग्रंथ में आज चलेगा जल का लक्षण। बराबर जी? हाँ, तो ध्यान दीजिए, पदार्थ कितने हैं? 7। कौन कौन? पृथ्वी, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 क्या है? पदार्थ है। उन 7 पदार्थों में पहला पदार्थ कौन है? द्रव्य। द्रव्य के कितने भेद? 9। कौन कौन? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये 9 क्या है? बोलते नहीं, पट क्यों बोलना चाहिए? 9 क्या है? द्रव्य है। तो 9 द्रव्य में पहला द्रव्य कौन? पृथ्वी। उसका लक्षण किया, उसका भेद किया, सब चिंतन हुआ। ठीक है। अब 9 द्रव्यों में से दूसरा द्रव्य है कौन? जल। उसका विचार हो रहा है मूल में। शीत स्पर्शवत्यः आपः। बोलो भाई। शीत स्पर्श वाला जो होता है उसको बोलते क्या? आप। आप शब्द का अर्थ होता है जल। ठीक है जी? आप मतलब जल। जल का लक्षण क्या हुआ फिर? शीत स्पर्शवत्यः। समझ में आया? शीत स्पर्श वाला जो है उसको बोलेंगे आप। आप मतलब जल। ताहा द्विदाहा। आप शब्द स्त्रीलिंग है, नित्य बहुवचन में चलता है, इसलिए उसके अनुसार सर्वनाम शब्द आया ताह। साते ताह। तो ताहा द्विदाह। ताहा मतलब जल। वो जल कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। ताहा आप मतलब जल 2 प्रकार का है। कौन? नित्याः अनित्याः च। नित्य जल और अनित्य जल। नित्याः परमाणु रूपाः। बोलो। नित्याः परमाणु रूपाः। अनित्याः कार्य रूपाः। अनित्याः कार्य रूपाः। पुनस्त्रिविधाः। शरीर इंद्रिय विषय भेदा। शरीर इंद्रिय विषय भेदा। शरीरं वरुण लोके। शरीरं वरुण लोके। इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती। इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती। विषयः सरित समुद्रादिः। विषयः सरित समुद्रादिः। ठीक है। देखिए भाई, शीत स्पर्शवत्यः आप हो गया नहीं मूल में? ताहा द्विदाहा। वह जल 2 प्रकार का है। कौन कौन? नित्य जल और अनित्य जल। उसमें नित्य जल कौन सा है भाई और अनित्य जल कौन सा है? तो बता रहे नित्याः परमाणु रूपाः। नित्य जो जल है वो कौन सा है? परमाणु रूप जल नित्य है। और अनित्याः कार्य रूपाः। कार्य रूप जल अनित्य। जैसे पृथ्वी में भी बताया था, परमाणु रूप पृथ्वी नित्य थी और कार्य रूप पृथ्वी द्योनुक त्रिणुक चतुर्णुक घट पट मठ ये सब पृथ्वी है। कार्य रूप पृथ्वी है, वो कैसी थी? अनित्य। उस प्रकार परमाणु रूप जो जल है, परमाणु का आकार बताया था कल। ठीक है। तो परमाणु रूप जल कैसा है? नित्य। और परमाणु को छोड़कर द्योनुक रूप जल से होगा, त्रसरेणु रूप जल होगा, या कोई भी महाजल होगा, है कि नहीं? कौन सा तलब? तळ्यातलं जल है कि नहीं? धरण में जो जल होता है वो सब जल, समुद्र का जल, ये सब क्या है? कार्य रूप जल है कि नहीं? और वो सब कैसा है? अनित्य है। वही दिया, अनित्याः कार्य रूपाः। पुनः त्रिविधाः। वो कार्य रूप जल के पुनः कितने प्रकार है? 3। कौन कौन? शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीर इंद्रिय और विषय। अब पुनः प्रश्न आएगा कि भाई जल का शरीर कौन सा है बताओ? तो बता रहे शरीरम वरुण लोके। वरुण लोके प्रसिद्धम इत्यर्थ। अर्थात जलीय शरीर कहाँ है? वरुण लोक में। ये पृथ्वी लोक है। यहाँ पर पार्थिव शरीर ज्यादा है, लेकिन तुम अपने हम लोगों के जो शरीर है वो कैसे है? पार्थिव मतलब पृथ्वी से बने हुए। और जलीय शरीर मतलब जिसमें जल तत्व जो बहुत ज्यादा है, बाकी बहुत कम। जैसे हम लोगों के शरीर में पार्थिव भाग पृथ्वी का भाग बहुत ज्यादा है, बाकी का बहुत कम है। उस प्रकार जो जलीय शरीर होगा उसमें जल तत्व ज्यादा, बाकी का कम। लेकिन वो जलीय शरीर यदि देखना हो तो जाना पड़ेगा देखने के लिए। कहा? वरुण लोक में रहता है। ठीक है। चलिए,
शरीरम वरुण लोके। और बोल रहे भाई ठीक है, जल का इंद्रिय बताओ। तो जल का इंद्रिय, इंद्रियम रसग्राहकम रसनम, बोलो। इंद्रियम रसग्राहकम रसनम। रसनम ये लक्ष्य है। रसनम मतलब रसनेन्द्रिय, और उसका लक्षण क्या, पीछे वाला इंद्रियम रसग्राहक, मतलब इंद्रिय होता हुआ जो रस का ग्राहक है, रस का प्रत्यक्ष उत्पन्न कराने के लिए कारण है, और इंद्रिय भी है, उसको बोलते हैं क्या, रसनेन्द्रिय। देखिए जिह्वा के, वो कहाँ रहता है, जिह्वा के अग्रभाग में रसन इंद्रिय रहता है, तो वो इंद्रिय भी है। और रस का प्रत्यक्ष उससे होता है कि नहीं, खट्टा तीखा मीठा सब पता चलता है रसन इंद्रियों को। तो रस का प्रत्यक्ष के लिए कारण भी है और इंद्रिय भी है, कौन, रसन इंद्रिय है कि नहीं। तो लक्षण चला गया रसन इंद्रिय में। रसन इंद्रिय का लक्षण वो कहाँ रहता है, बताया जिह्वाग्रवर्ती। ठीक है भाई, जल के विषय क्या है बताओ। तो जल के विषय बता रहे क्या, विषय सरित समुद्रादि है कि नहीं। सरित समुद्रादि, सरित का मतलब होता है नदी, और समुद्र आदि शब्द से बाकी जितना भी जल है, तड़ाग में रहने वाला जल मतलब धरन, शेततले में रहने वाला जल है कि नहीं, कुएं में रहने वाला जल, समुद्र में रहने वाला जल, बाकी सब जल आदि शब्द से, वो सब विषय है। विषय सरित समुद्रादि ही, लग गया भाई इतना। आगे चलेंगे, पदकृत्य देखिए, पदकृत्य है इसके ऊपर। शीतेति तेज आदौ अतिव्याप्ति वारणाय शीत इति। मूल में जल का लक्षण क्या है, मूल में, मूल तर्क संग्रह में जल का लक्षण क्या है, क्या किया है बोलो, शीत स्पर्शवत्य आप। लक्ष्य कौन है, आप, जल है कि नहीं। लक्षण क्या है, शीत स्पर्शवत्य। उसमें से शीत पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा, स्पर्शवत्य आप। अर्थ क्या होगा उसका, जो स्पर्श वाला है उसको बोलेंगे आप, इतना ही लक्षण रहेगा। तो लक्षण किसका कर रहे हैं हम लोग, जल का। लक्षण जल का चल रहा है, लेकिन लक्षण जल का चल रहा है, लेकिन ये दो लक्षण जल का बचेगा, कौन सा, स्पर्शवत्य आप। ये और कहीं जा सकता है क्या, जा सकता है। कहा जाएगा, तेज में, क्योंकि स्पर्श वाले और भी लोग हैं। कौन कौन, पृथ्वी भी स्पर्श वाली है, लेकिन जल तो ही है, और तेज भी है, तेज मतलब अग्नि और वायु, ये सब क्या है, स्पर्श वाले। तो जो स्पर्श वाला है उसको जल बोलेंगे, तो लक्षण कर रहे किसका, जल का। जाएगा कहाँ, तेज वायु इत्यादि पर जाएगा लक्षण। तो लक्षण की क्या होगी, अतिव्याप्ति होगी। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया, कौन सा, शीत। तो अर्थ क्या बनेगा फिर, शीत स्पर्श वाला जो है उसको हम बोलेंगे क्या, जल। आप बोलेंगे क्या, शीत स्पर्श वाला जो है उसको क्या बोलेंगे, जल। अब ये लक्षण अग्नि पर, तेज पर जाएगा क्या, नहीं। क्यों, अग्नि तेज वाला स्पर्श वाला नहीं है क्या, है, लेकिन वो शीत स्पर्श वाला नहीं है, उष्ण स्पर्श वाला है। और हमको क्या चाहिए, शीत स्पर्श वाला चाहिए। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, ध्यान दीजिए। तो तेज पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद दिया, शीत ये पद दिया। यदि जल के लक्षण में शीत पद नहीं देते तो क्या होता, शीत पद नहीं देते तो क्या होता, अतिव्याप्ति होती। कहाँ, तेज आदि में। लक्षण में शीत पद देने का प्रयोजन क्या है, तेज पर होने वाले अतिव्याप्ति का वारण करना। समझ में आया भाई, पंक्ति देखिए, तेज आदौ अतिव्याप्ति वारणाय शीत इति, लग गया ना। अब कोई बोलेगा फिर एक काम करो ना, जल का लक्षण ही करना है ना, इतना ही करो, शीत जलम, क्यों आप, जो शीत है उसको बोलो जल, इतना ही कर दो। कौन सा पद हटा दो, स्पर्शवत्य, ये पद हटा दो। क्यों, शीतवत्वम जलस्य लक्षणम, इतना कर दो। जो शीत वाला है उसको जल बोल दो, है कि नहीं। स्पर्श पद को हटा दो, तब क्या होगा, तब बता रहे पद कृत्य में देखिए, आकाश वारणाय, आकांक्षा है क्या, हमारे यहाँ आकाश वारणाय है, कोई बात नहीं। आकाश पर अतिव्याप्ति न हो, आकाश पर भी अतिव्याप्ति होती है,
और आपके पुस्तक में जो उसका भी अर्थ बताते, पहले आकाश पर अतिव्याप्ति कैसी होती है इसको समझ लेंगे। ध्यान दीजिए, आकाश वारणाय स्पर्श इति। अब देखिए ध्यान दीजिए, खड़ा खोड़ करने की जरूरत नहीं है, पाठ भेद है। तो समझ लीजिए लक्षण क्या बचा अभी, शीतवत्य आप, स्पर्श पद को निकाल दिया है कि नहीं। तो अर्थ ये निकलेगा भाई शीत वाला क्या, शीत क्या, अच्छा समझ में आया, शीत शब्द वाला जो है उसको बोलेंगे जल, ऐसा अर्थ निकलेंगे। क्या, शीतवत्य मतलब क्या, शीत शब्द वाला, ऐसा अर्थ कर देंगे। तो बोलेंगे फिर यह लक्षण तो जाएगा आकाश में, क्योंकि शब्द ये क्या है, आकाश का गुण है। शब्द क्या है, आकाश का गुण है। सभी शब्द किस में रहते हैं, आकाश में। तो सभी शब्द यदि आकाश में रहते हैं तो शीत शब्द भी रहेगा, रहता है कहाँ, आकाश में। तो फिर अर्थ करने करेगा कोई, शीत स्पर्श शब्द वाला जो है उसको बोलते जल, लेकिन लक्षण कर रहे जल का, जा रहा है कहाँ, आकाश में, है कि नहीं। तो क्या होगी, अतिव्याप्ति। वो न हो इसलिए पद दिया, कौन सा, स्पर्शवत्य, है कि नहीं। तो अर्थ क्या निकलेगा फिर, शीत स्पर्श वाला। अब आकाश में लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि आकाश भले शीत शब्द वाला हो लेकिन शीत स्पर्श वाला है क्या, आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश में कोई स्पर्श रहता ही नहीं है। तो अतिव्याप्ति अब नहीं होगी। बात समझ में आई। अब देखिए आपके पुस्तक में क्या है, आकांक्षा वारणा है, उसका अर्थ ऐसा लगाना है क्या, समझ लीजिए लक्षण में से स्पर्श पद को हटा दिया, लक्षण क्या रहा फिर, शीतवत्य किंवा शीत आप, इतना ही बचेगा। तो फिर आकांक्षा बनी रहेगी, जानने की इच्छा, शीत वाला, शीत क्या होता है भाई, समझ में नहीं आ रहा है, तो आकांक्षा बनी रहेगी। इस प्रकार की आकांक्षा नहीं हट पाएगी, लक्षण समझ में नहीं आएगा, लक्षण क्या है और लक्ष्य क्या है समझ में ही नहीं आएगा, तो आकांक्षा बनी रहेगी। उस आकांक्षा का वारण करने के लिए पद दिया, कौन सा, स्पर्श। स्पर्श पद दिया अर्थ स्पष्ट है, फिर आकांक्षा रहेगी ही नहीं, तो लक्षण बन जाएगा क्या, शीत स्पर्शवत्य। शीत स्पर्श वाला जो है उसको बोलेंगे क्या, लग गए पंक्ति। चलिए आगे, आकाश वारणाय किंवा आकांक्षा वारणाय स्पर्श इति, लग गया। आगे चलेंगे, अब ध्यान दीजिए, जल का लक्षण बन गया ना, क्या बन गया बोलो, शीत स्पर्शवत्य आप, शीत स्पर्शवत्य आप, क्यों, शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, बोलो, शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। समझ में आया, शीत स्पर्शवत्वम मतलब शीत स्पर्श वाला जो है उसको बोलेंगे क्या, जल, ये लक्षण हुआ जल का। तो बोलेंगे भाई शीत स्पर्श वाला जो होता है उसको क्या बोल रहे हो, जल। जल में लक्षण जा रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि जल तो शीत स्पर्श वाला होता ही है, बराबर। लेकिन समझ लीजिए अभी ठंडी के दिन आ रहे हैं, ठंडी के दिन में जो ठंडी का मौसम काल होता है 4 महीने का, वो भी शीत स्पर्श वाला है कि नहीं। दूसरी बात, सभी चीज काल में रहती है, सभी वस्तुएं कहाँ रहती है, काल में, कालिक संबंध से रहती है, ये भी ध्यान में रखना है। सभी वस्तुएं काल में रहती है, किस संबंध से, कालिक संबंध से। घट भी रहता है काल में, कालिक संबंध से। पट भी रहता है काल में, किससे, कालिक संबंध से। उस प्रकार शीत स्पर्श भी रहता है काल में, किस संबंध से, कालिक संबंध से। कहा भी है क्या, जन्यानाम जनकः कालः जगताम आश्रयो मतः, ये प्रमाण है क्या, जन्यानाम जनकः कालः जगताम आश्रयो मतः, बोलो, जन्यानाम जगताम आश्रयो मतः। जन्याना मतलब जो भी जन्य पदार्थ है उसका जनक है कौन, काल, क्योंकि सभी कार्य के लिए काल कारण है, 9 चीज कारण है तो काल भी कारण है। तो जन्यानाम जनक काल, और जगताम आश्रयो मत, सभी जगत का आश्रय भी है कौन, काल, क्योंकि सभी चीज काल में रहती है। देखिए कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो किसी न किसी काल में उत्पन्न होती है ना, तो काल में उत्पन्न होती है तो काल में ही रहती है, कालिक संबंध से रहती है, बराबर। उस प्रकार शीत स्पर्श भी कालिक संबंध से कहा रहता है, काल में, है कि नहीं। अब देखिए लक्षण किसका किया था हम लोगों ने, जल का। क्या लक्षण किया था, लक्षण का आकार क्या है, शीत स्पर्शवत्य आप। लेकिन शीत स्पर्श वाला जैसा आप है, जल है,
उस प्रकार शीत स्पर्श वाला कौन हुआ? काल। लक्षण कर रहे किसका? जल का। गया किसमें? काल में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई कि नहीं? अतिव्याप्ति हुई। अब क्या करेंगे? जल का लक्षण तो पूरा चला गया, किसमें? काल में। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। तो देख लीजिए पदकृति में कालादौ अति प्रसक्ति वारणाय, मेरा पंक्ति, कालादौ अति प्रसक्ति शब्द का अर्थ होता है अतिव्याप्ति। कालादौ अति प्रसक्ति वारणाय समवाय संबंधेन इति पदम देयम्। समवाय संबंधेन ये पद देना चाहिए। कौन सा पद देना चाहिए? समवाय संबंधेन ये पद देना चाहिए। तो लक्षण क्या बनेगा फिर ये पद देने के बाद? समवाय संबंधेन शीत स्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणम। बोलो भाई। समवाय संबंधेन शीत स्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणम। पुनः एक बार। समवाय संबंधेन शीत स्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणम। अर्थ क्या हुआ फिर? समवाय संबंध से जो शीत स्पर्श वाला है, ध्यान दीजिए भाई, क्या? समवाय संबंध से जो शीत स्पर्श वाला है उसको बोलेंगे क्या? जल। अब ये लक्षण काल में जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? काल में तो सब चीज रहती है, लेकिन काल में सब चीज रहती है उस प्रकार शीत स्पर्श भी काल में रहता है, बात तो सही। लेकिन शीत स्पर्श काल में किस संबंध से रहता है? कालिक संबंध से रहता है। किस संबंध से? कालिक संबंध से रहता है। कौन? शीत स्पर्श। किसमें? काल में। और हमको कैसा चाहिए? समवाय संबंध से चाहिए। ये पद डाल दिया। अब अतिव्याप्ति कोई भी संबंध नहीं लिखते, तब तो काल में अतिव्याप्ति होती थी। कौन से लक्षण की? क्या लक्षण? लक्षण का आकार शीत स्पर्शवत्य। शीत स्पर्शवत्य जैसा जल है वैसा कौन है? काल। अतिव्याप्ति हो रही थी ना, अब अतिव्याप्ति होगी क्या? कौन सा पद देने से अब अतिव्याप्ति नहीं होगी? समवाय संबंध यह पद देने से। क्योंकि काल में शीत स्पर्श तो रहता है, किस संबंध से? कालिक संबंध से। और हमको किस संबंध से चाहिए? समवाय संबंध से चाहिए, तब अतिव्याप्ति। अब प्रश्न देखिए, बोलेंगे भाई काल में तो कालिक संबंध से रहता है, कौन? शीत स्पर्श। फिर जल में क्यों समवाय संबंध से रहता है शीत स्पर्श? प्रश्न आएगा कि नहीं? तो उसका उत्तर क्या? जल गुणी है और शीत स्पर्श उसका गुण है, और गुण गुणी का समवाय संबंध होता है। गुण गुणी का कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। इसलिए शीत स्पर्श जल में रहेगा तो किस संबंध से? समवाय संबंध। अब इधर शीत स्पर्श यह काल का गुण नहीं है। यदि काल का गुण होता, कौन? शीत स्पर्श, तब काल में भी वो रहता, किस संबंध से? समवाय संबंध से। लेकिन वो काल का गुण नहीं है कि नहीं? वो तो शीत स्पर्श तो काल में रह रहा है, गुण नहीं है, इसलिए रह रहा है सही, किस संबंध से? कालिक संबंध से। अतिव्याप्ति होगी क्या भी? तो काल में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन पद जोड़ा? समवाय संबंध। समवाय संबंध ने ये पद जोड़ने के बाद लक्षण क्या बना? समवाय संबंधेन शीत स्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणम। बोलो क्या क्या? समवाय संबंधेन शीत स्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणम। हो गया ना? समवाय संबंध से शीत स्पर्श वाला जो है उसको बोलेंगे जल। हो गया पंक्ति। देखिए, कालादवति प्रसक्ति वारणाय समवाय संबंधेन इति पदम देयम्। लग गया भाई? आगे चलते हैं। इंद्रियम इति। अब मूल में रसन इंद्रिय का लक्षण किया था। मूल में क्या लक्षण है, कोई बता सकते हैं? बोलो, बोलना पड़ेगा। इंद्रियम रसग्राहकम। क्या क्या? इंद्रियम रसग्राहकम। ये लक्षण है। लक्ष्य कौन है? रसन। रसन मतलब रसन इंद्रिय, ठीक है ना? लक्षण क्या है? इंद्रियम रसग्राहकम। अर्थ क्या उसका? इंद्रियत्वे सति रसग्राहकत्वम रसनस्य लक्षणम। तो रसनायाः लक्षणम, रसन भी शब्द है, ठीक है ना? चलिए, तो अब समझ लीजिए उस लक्षण में रसग्राहकम इस पद को हटा देंगे। रसन इंद्रिय के लक्षण में से
रस ग्राहकम इस पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? इंद्रियम रसनम। क्या? इंद्रियम रसनम। जो इंद्रिय है उसको रसन इंद्रिय बोलो, ये ऐसा अर्थ हो जाएगा। फिर तब क्या होगा? अतिव्याप्ति। कहा? चक्षुरादि इंद्रियावर क्या होगी? अतिव्याप्ति। त्वक आदि इंद्रियों के ऊपर क्या होगी? क्योंकि जैसा रसन इंद्रिय है वैसा त्वक भी, चक्षु भी लक्षण कर रहे किसका? रसन इंद्रिय का। जा का रहा है त्वगादि में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। कौन सा पद न देने से त्वगादि इंद्रियों में लक्षण की, रसन इंद्रिय के लक्षण की अतिव्याप्ति हुई? रस ग्राहकम। ये पद नहीं देंगे तो फिर रसन इंद्रिय की त्वगादियों में जो अतिव्याप्ति हो रही है उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद देना पड़ेगा? रस ग्राहकम। समझ में आया? अब त्वगादि में अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? त्वग इंद्रिय नहीं है क्या? है, लेकिन रस का ग्राहक नहीं है। कौन? त्वग। इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं हुई। लक्षण बन गया। क्या लक्षण बना? इंद्रियम रसग्राहकम रसनम। लग गया जी? हाँ, ध्यान दीजिए। अब कोई बोलेगा इतना ही लक्षण कर दो। फिर कौन सा? रसग्राहकम रसनम। क्या? रसग्राहकम रसनम। इतना ही कर दो। कौन सा पद हटा दिया लक्षण में से? इंद्रिय पद को हटा दिया। लक्षण क्या बचा? रसग्राहकम रसनम। रसग्राहकम शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? कौन बता सकते हैं? मतलब क्या? इस भाषा में बोलना हो तो कल लिख दिया था ना, गंध ग्राहकम। इसका अर्थ क्या लिखा था? गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व। उस प्रकार रस ग्राहकम इसका अर्थ क्या बनेगा? रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। यह अर्थ बनेगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए कॉपी पर, मैं बताता हूं। लिखिए, इंद्रियम रसग्राहकम। इंद्रियम रसग्राहकम रसनम। ठीक है, रसनम के ऊपर लिखिए लक्ष्य। रसनम है ना, उसके माथे पर क्या लिखना है? लक्ष्य। और पीछे का भाग है ना, उसके ऊपर से अंडरलाइन करके क्या लिखना है? लक्षण। किधर? इंद्रियम रसग्राहकम, इसके ऊपर क्या लिखना है? लक्षण। तो लक्षण क्या हुआ फिर? इंद्रियम रसग्राहकम। और लक्ष्य कौन है? रसन। बराबर। अब उसके नीचे के लाइन में लिखिए, इंद्रियत्वे सती। उसका विस्तार होते जा रहा है अभी। इंद्रियत्वे सती रसग्राहकत्वम। रसग्राहकत्वम रसनेन्द्रियस्य लक्षणम। रसनेन्द्रियस्य लक्षणम। हो गया भाई? अब रसग्राहकत्वे सती लिखा है ना, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए और नीचे थोड़ा सा खड़ा बांध दीजिए। फिर उसके नीचे लिखेंगे, बांध के नीचे क्या? रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम लिखा। ये रस विषय प्रत्यक्ष जनकत्वम, ये कौन से शब्द का अर्थ हुआ? नहीं जी, किसके नीचे अंडरलाइन किया था? रसग्राहकत्वम। इतने के नीचे क्या ना, फिर उसका ही उतने का ही वो अर्थ है। रस विषय प्रत्यक्ष जनकत्व, यह अर्थ किस शब्द का हुआ? रसग्राहकत्व। रसग्राहकत्व इस शब्द का क्या अर्थ हुआ? रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व। ठीक है, कौन से शब्द का अर्थ हुआ ये? उसके पीछे कौन शब्द है? इंद्रियत्वे सती। उसको तो हाथ ही नहीं लगाया, वो ऐसा ही है। ठीक, अब नीचे के लाइन में लिखेंगे, इंद्रियत्वे सती
इंद्रियत्वे सति रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम, रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम रसनेन्द्रियस्य लक्षणम। लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा भाई, आप लोगों को लिखना पड़ता है ना। अभी आदत छोड़ना पड़ेगी, बोर्ड पर हम लिखेंगे फिर उस देखते देखते लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा उसमें, ये खटाखट होता है। लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। क्या लिखा, क्या लिखा लक्षण? इंद्रियत्वे सति रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम रसनेन्द्रियस्य लक्षण। कल लक्षण पूछेंगे रसनेन्द्रिय का, ये लक्षण बताना पड़ेगा। सोपा सरल है, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, अर्थ क्या है, कौन बता सकते इसका? लक्षण का अर्थ क्या होगा? इंद्रिय होता हुआ जो रस विषयक प्रत्यक्ष का जनक हो, मतलब रस विषयक जो प्रत्यक्ष ज्ञान उसका जनक, उसको उत्पन्न करने वाला हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रसन इंद्रिय। तो रसन इंद्रिय रस विषय प्रत्यक्ष का ज्ञान करके देता है कि नहीं, और इंद्रिय भी है कि नहीं, तो लक्षण समन्वय हुआ। इंद्रिय में, रसन इंद्रिय में लग गया। अब समझ लीजिए इस लक्षण में इंद्रिय पद को हटा देंगे, इंद्रिय पद को हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, तो लक्षण क्या बचेगा? अभी रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। क्या जी? ये लक्षण बचेगा ना। समझ लीजिए इतना ही लक्षण रहेगा तो क्या होगा? रस विषय प्रत्यक्ष जनकत्वम, इतना ही लक्षण करेंगे रसन इंद्रिय का, तो क्या होगा? अतिव्याप्ति। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? काल में अतिव्याप्ति होगी। बात सही है, पुस्तक में देखकर नहीं बताना भाई, बुद्धि लगाकर बताना है, ठीक है ना। तो काल में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं? रस विषय प्रत्यक्ष का जनक तो काल भी है, तो काल में भी अतिव्याप्ति हो रही, बात सही है। और कहाँ अतिव्याप्ति होगी उसका विचार करना है। तो काल में तो हो ही रही है, और कहाँ अतिव्याप्ति हो सकती है? अब देखिए, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए सामने घट रखा हुआ है। क्या रखा है? घट। और घट का प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय को होता है कि नहीं? होता है ना। अब ये घट सामने रखा है और इधर उधर देख रहे हो, तो घट का प्रत्यक्ष होगा क्या? नहीं होगा। कब होगा फिर चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष? जब चक्षु का और घट का संबंध आएगा, सन्निकर्ष जिसको बोलते हैं। संबंध मतलब सन्निकर्ष, सन्निकर्ष होगा तब घट का क्या होगा? प्रत्यक्ष। बरोबर है कि नहीं? तो घट का प्रत्यक्ष के लिए जैसा चक्षु कारण है, घट का प्रत्यक्ष के लिए जैसा काल कारण है, उस प्रकार घट के प्रत्यक्ष के लिए चक्षु का और घट का सन्निकर्ष भी कारण है कि नहीं? है। इतनी बात समझ में आई? ये तो हुआ चक्षु के बारे में। उस प्रकार रसन इंद्रिय से भी रस का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? समझ लीजिए रस का प्रत्यक्ष हो रहा है, उस रस के प्रत्यक्ष के लिए कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो विचार कीजिए इसके ऊपर, कौन कौन कारण हो सकता है रस का प्रत्यक्ष के लिए? प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, रस का जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उसके लिए कारण कौन कौन हो सकते हैं? एक तो रसन इंद्रिय भी कारण है कि नहीं? रसन इंद्रिय नहीं रहेगा तो रस का प्रत्यक्ष कहां से होगा? बरोबर। तो रस का प्रत्यक्ष के लिए कारण कौन कौन? नंबर 1 रसन इंद्रिय, और काल भी कारण है। रस के प्रत्यक्ष के लिए कारण कौन है? काल भी कारण है, क्योंकि वो साधारण कारण है, सब कार्य के लिए कारण है, तो काल भी कारण है कि नहीं? और कौन कारण हो सकता है? रसन इंद्रिय का और उस विषय का संयोग। हाँ, संयोग नहीं, सन्निकर्ष। रसन इंद्रिय का और रस का सन्निकर्ष। क्या क्या है कि नहीं? समझ लीजिए, आपने क्या किया, कोई चीज खा ली है कि नहीं? जैसे गुलाब जामुन खाया है कि नहीं, या कोई फल खाया और आपको क्या लगा? वो फल मीठा लगा। क्या लगा? मीठा। कब मीठा लगा? वो जब रसन इंद्रिय का और उस फल का क्या हुआ? सन्निकर्ष हुआ। समझ लीजिए फल कहाँ रखा है? बाजार में आड़स के, और हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो उसके रस का प्रत्यक्ष होगा क्या? क्यों? सन्निकर्ष नहीं है। किसका किसका? रस का और रसन इंद्रिय का क्या नहीं है? सन्निकर्ष होना पड़ता है। अब कौन सा सन्निकर्ष बनेगा वो बात अलग, वो आगे आने वाला है।
तो भी बताना हो तो रसन इंद्रिय का रस के साथ कौन सन्निकर्ष बनता है? संयुक्त समवाय। कौन सन्निकर्ष बनता है? संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय। रसन इंद्रिय के साथ संयुक्त मतलब संयोग वाला हुआ कौन? फल। और फल का रस के साथ समवाय। फल का रस के साथ कौन सा संबंध है? समवाय। फिर रसन इंद्रिय का रस के साथ रसन संयुक्त समवाय। क्या जी? रसन संयुक्त समवाय। उसको ही बोलते हैं क्या? संयोग समवाय, संयुक्त समवाय। रसन इंद्रिय का संयोग किसके साथ? फल के साथ। रसन इंद्रिय का संयोग किसके साथ? फल। और फल का रस के साथ कौन सा संबंध? समवाय, क्योंकि रस गुण है और फल गुणी है। गुण गुणी का क्या होता है? समवाय। समझ में आया? ध्यान दीजिए भाई। तो रस के प्रत्यक्ष के लिए कारण कौन कौन हो सकते हैं, इसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तो रस के प्रत्यक्ष के लिए कारण नंबर 1 रसन इंद्रिय, नंबर 2 काल, नंबर 3 रसन इंद्रिय का और रस का सन्निकर्ष, वो भी कारण है कि नहीं? समझ में आया? 3 चीज कारण हुई। रस के प्रत्यक्ष के लिए कारण कितने हुए? 3। कौन कौन? रसन इंद्रिय, काल, रसन इंद्रिय का और रस का सन्निकर्ष। समझ में आया? लक्षण क्या है रस का? बोलो। रसन इंद्रिय का नहीं, रसन इंद्रिय का लक्षण बोलो। रस विषय प्रत्यक्ष। हाँ, रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व, ये लक्षण है। क्योंकि इंद्रिय पद को हटा दिया है हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए, उसको भूलना नहीं है कि नहीं? चर्चा जिस पर हो रही है उसको भूलना। इंद्रिय पद को हटाकर चिंतन हो रहा है ना। इंद्रिय पद को हटा दिया तो लक्षण क्या बचेगा? रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व। रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व। क्या? रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व। समझ में आ रहा है? तो रस विषयक प्रत्यक्ष के जनक कौन कौन मिले आपको? रसन इंद्रिय नंबर 1, काल नंबर 2, सन्निकर्ष नंबर 3। हमने लक्षण किसका किया है? रसन इंद्रिय का। जा कहा का रहा है? रसन इंद्रिय में भी जा रहा है, वो तो लक्ष्य कोई बात नहीं। और काल में जा रहा है और सन्निकर्ष में जा रहा है। तो लक्ष्य कौन है हमारा? केवल रसन इंद्रिय। काल हमारा लक्ष्य है क्या? नहीं। सन्निकर्ष हमारा लक्ष्य है क्या? नहीं। तो भी उधर लक्षण जा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? अतिव्याप्ति। समझ में आया? क्या हुई? कहाँ अतिव्याप्ति हुई? काल में अतिव्याप्ति हुई और सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति हुई। 2 जगह अतिव्याप्ति हुई। समझ में आया जी? किसकी अतिव्याप्ति हुई? लक्षण की। किसकी अतिव्याप्ति हुई? लक्षण की। किसका लक्षण? रसन इंद्रिय का लक्षण। कौन सा लक्षण? रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व, ये लक्षण। इसकी क्या हो रही है? समझ में आई अतिव्याप्ति? वो अतिव्याप्ति न हो इसीलिए लक्षण ने पद दिया। कौन सा? इंद्रियम। तो इंद्रियम, इंद्रियत्व, ये पद देने के बाद लक्षण क्या बनेगा? इंद्रियत्वे सति रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। बोलो। इंद्रियत्वे सति रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम रसन इंद्रियस्य लक्षणम। ठीक है। अतिव्याप्ति कहाँ का हो रही थी? काल में। अब जाएगा का काल में लक्षण? क्यों? काल रस विषय प्रत्यक्ष का जनक नहीं है क्या? है, लेकिन इंद्रिय नहीं है, अतिव्याप्ति नहीं हुई। और का अतिव्याप्ति हो रही थी? सन्निकर्ष में। अब सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? वो सन्निकर्ष रस विषय प्रत्यक्ष का जनक नहीं है क्या? है, लेकिन इंद्रिय नहीं। बात समझ में आई? तो इंद्रिय पद देने से क्या लाभ हुआ? अतिव्याप्ति का वारण हुआ। कहाँ होने वाले अतिव्याप्ति का वारण हुआ? काल में और सन्निकर्ष में जो अतिव्याप्ति हो रही थी उसका क्या हुआ? समझ में आया भाई? तो लक्षण बना। फिर तो क्या लक्षण बना? बोलो। रसन इंद्रियस्य लक्षणम। क्या क्या? इंद्रियत्वे सति रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम रसन इंद्रियस्य लक्षणम। ठीक है। अब लग गया ना? समझ लीजिए, इंद्रियम रसनम इतना ही करते तो क्या होता? इंद्रियम रसनम।
बराबर है। त्वगादि में अतिव्याप्ति होती, त्वगादि में अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व ये पद दिया। और रस विषय प्रत्यक्ष जनकत्व इतना ही लक्षण करते तो कहाँ अतिव्याप्ति होती? काल और सन्निकर्ष में। काल और सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? इंद्रिय पद दिया। अब दोनों पद जुड़ गए तो लक्षण क्या बना फिर? इंद्रियत्वे सति रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम् रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम् रसनेन्द्रियस्य लक्षणम्। समझ में आया? पंक्ति देखिए, रसनेन्द्रिय मिला का? रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्षादौ, सन्निकर्ष इत्यादि के ऊपर अतिव्याप्ति निरासाय, अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इंद्रियम इति, इंद्रियम यह पद दिया है। लगा पंक्ति? आगे चलेंगे। सरित इति मूल में आया था ना, विषयो सरित समुद्रादि ही, तो सरित इति तो सर बता रहे उसके बारे में। सरित समुद्रादि ही आदि पद आया था वहां पर, तो आदि पद से क्या लेना है? मतलब जल क्या और कौन कौन विषय है बताओ? तो बता रहे देखिए, आदिना तडाग हिम करकादीनाम संग्रह। बोलो, तडाग हिम करकादीनाम संग्रह। ठीक है। तडाग, तडाग मतलब तालाब है कि नहीं? हिम, हिम का मतलब बर्फ, ठीक है। और करका, करका मतलब ओले, ओले मतलब गारा, गारा, गारा माहिती है कि नहीं? कभी कभी वर्षा में जब बारिश होती है ना, उसमें ऊपर से ऐसे पत्थर जैसे गिरते सफेद सफेद, उसको बोलते ओले, उसको बोलते गारा। ये सब क्या है? जल के विषय। कौन? सरित, समुद्र, तडाग, बर्फ, हिम, करकादीनाम संग्रह। समझ में आया भाई? चलिए आगे। लग गया पंक्ति सबको? अब आगे का विचार करते हैं। कितने पदार्थ है? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष। बोलते जाओ ना। समवाय, अभाव। नंबर 1 द्रव्य, 3 कर्म, 5 विशेष, 2 गुण, 1 द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य 6 समय, 3 कर्म, 5 विशेष, 2 गुण, गुण। समझ में आया? तो क्या कितने द्रव्य है? 7 कौन कौन? द्रव्य, क्या क्या मैंने प्रश्न किया कितने द्रव्य है? 9, 9 पदार्थ कितने हैं? 7 बराबर। पदार्थ कितने हैं? 7। और द्रव्य कितने हैं? 9 बराबर। कौन कौन? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। कितने हैं? 9। उसमें से पहला पृथ्वी, पृथ्वी, उसका विचार हुआ। नंबर 2 आप मतलब जल। जल, उसका ही विचार हुआ। नंबर 3 कौन? तेज। तेज, उस तेज का लक्षण। एक पीछे बोलेंगे मूल में। हाँ, उष्ण स्पर्शवत् तेजः तच्च द्विधम् नित्यम् अनित्यं च नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपम् पुनस्त्रिविधम् शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम् आदित्यलोके इंद्रियं रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती विषयश्चतुर्विधः भौम दिव्य औदर्य आकरज भेदात् भौमं वन्यादिकम् अभिन्दनं दिव्यं विद्युदादि मुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम् आकरजम सुवर्णादि। हो गया भाई? चलिए, इसको याद करना है मूल को और लक्षण। ठीक है? अर्थ देखिए,
उष्ण स्पर्शवत तेज, सरल अर्थ है। उष्ण स्पर्श वाला जो होता है उसको बोलेंगे क्या? तेज। तेज मतलब अग्नि। क्या हुआ? ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहा है यार, इतने बड़े पहलवान हो। स्वामीजी ने म्हटले ना असे दांडगे दांडगे पोरं पाहिजे म्हणे, त्याच्यासाठी मेहनत करावं लागते, अभ्यास करावं लागते. दौड़े पतल्यांचं इथे काम नाहीये, कळलं की नाही? चलो तो आप लोग अच्छे हुआ, ये दो एक दो लोग है कमजोर, दिखे 10 किलो भी वजन नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन आज याद सबसे ज्यादा करता है. चलो उष्ण स्पर्शवत तेज. तच्च द्विधाम, वो तेज कितने प्रकार का है? दो. कौन कौन? नित्यम अनित्यम. नित्यम परमाणु रूप, परमाणु रूप तेज नित्य. अर्थ समझकर याद करेंगे ना, बहुत सब सीधा हो जाता है, सरल हो जाता है. और अर्थ न समझते हुए याद करना कठिन होता है. अब सीधी सीधी बात ध्यान में रखना है, क्या तेज किसको बोलते हैं? उष्ण स्पर्श होता है अग्नि का, उष्ण स्पर्शवत तेज. वो दो प्रकार का बताया है, नित्य अनित्य. सब जगह वही चल रहा है. नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है. और अनित्य क्या? शरीर, इंद्रिय और विषय. बस इतना ही तो याद में रखना है. कोई कठिन नहीं कहेगा, कुछ नहीं. तच्च द्विधाम नित्यम अनित्यम च. अनित्यम च नित्यम परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम, पुनः त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय. शरीरम आदित्य लोके, तेज का शरीर कहाँ है? आदित्य लोक में, सूर्य लोक में प्रसिद्ध है. इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु, चक्षु ये लक्ष्य है. और लक्षण क्या? इंद्रियम रूपग्राहकम, मतलब इंद्रिय होता हुआ जो रूप का ग्राहक है. रूप मतलब शुक्ल पीत नील हरित कपिश रूप है ना, रूप का ग्राहक हो और इंद्रिय हो, उसको क्या बोलेंगे? चक्षु. कहा रहता है वो चक्षु? कृष्ण ताराग्रवर्ती. अब सब लोगों के आंखों में कृष्ण नाम की तारा है. कृष्ण मतलब काली काली बिंदी, उसको बोलते कृष्ण तारा. और उसके भी अग्र भाग में रहता है कौन? चक्षु इंद्रिय. कृष्ण ताराग्रवर्ती. विषयश्च चतुर्विध. तेज के विषय कितने प्रकार के हैं? 4. कौन कौन? भौम, दिव्य, औदर्य और अकरज वेदा. तो भौम तेज क्या है? तो भौमम, भौम मतलब भूमि संबंधी, भूमि के संबंधी जो तेज है ना, उसको बोलेंगे क्या? भौमम. वो कौन? वन्यादिकम. जैसे लकड़ी लाया और जला दिया तो लकड़ी के संबंध से तेज उत्पन्न हुआ, तो भौम तेज है, क्योंकि लकड़ी पृथ्वी है. समझ में आया? भौमम वन्यादिकम. अभिंदनम दिव्यम विद्युत आदि. अभिंदन मतलब अप, मतलब जल. अप है ईंधन जिसका, ऐसा जो तेज, उसको बोलेंगे क्या? अभिंदनम. कुछ तेज ऐसा है, जैसे हम लोगों ने अग्नि जला दिया चूल्हे में, तो उस तेज का ईंधन कौन हुआ? लकड़ी. लेकिन कुछ तेज ऐसा है कि जिसका ईंधन जल है. तो बोलेंगे कैसे? देखिए पैठन में जाकर देखिए आप लोग, वहां पर विद्युत तैयार होती है, लाइट तैयार होती है. विद्युत मतलब क्या है? तेज. और कैसे तैयार होती है वो? पानी से. तो उसका ईंधन, तेज का ईंधन कौन हुआ? पानी, जल हुआ. तो अभिंदनम है वो, अभिंदनम. दूसरी बात, जब वर्षा आती है ना, कभी कभी आकाश में बहुत गड़गड़ाहट होता है और बीजा चमकती है, बीज चमकती है. वो जो बीज चमकती है ना, वो कहाँ से चमकती पता है? कैसे चमकती है? जब दो बादल एक दूसरे को टक्कर लेते हैं, तो बादल मतलब क्या है? जल ही है कि नहीं? तो उसके टक्कर से क्या होता है? विद्युत तैयार होती है. तो वो जो तेज है वो कैसा है? अभिंदनम. अप है ईंधन जिसका, वही लिखा. अभिंदनम. वो कौन? दिव्यम, उसको दिव्य तेज बोलते हैं. वो कौन है? विद्युत आदि, विद्युत बिजली आदि. आगे बोल रहे हैं, भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम. औदर्य मतलब उदरे भवम, औदर्यम. उदर मतलब पेट. जो पेट में रहता है ना अग्नि, उसको बोलते हैं औदर्य तेज, जठराग्नि. वो क्या करता है? भुक्तस्य परिणाम हेतु. भुक्त मतलब हम जो खाते हैं ना, उसको भस्म कर डालता है, ऐसा वो तेज है. जठराग्नि उसको क्या कर देता है? भस्म कर देता है. वही लिखा है, भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम. लग गया जी? फिर बोल रहे भाई, आकरज क्या है? आकर शब्द का अर्थ होता है खान. आकर मतलब खान, ज मतलब उत्पन्न. आकर से अर्थात खान से जो उत्पन्न होता है उसको बोलते आकरज तेज. क्या बोलेंगे? ऐसा कौन है? सुवर्णादि.
स्वर्ण तेज है, स्वर्ण कहीं पृथ्वी नहीं है, स्वर्ण क्या है? तेज, अग्नि का भाग है कि नहीं? वो अग्नि कैसा है, इसकी यदि आपको सिद्धि चाहिए तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा न्याय सिद्धांत मुक्तावली, उसमें विस्तार पूर्वक उसकी सिद्धि की है। क्या सुवर्ण ये अग्नि ही है, पृथ्वी नहीं है, ये बात बताया है। ठीक है, तो चलिए, तो 4 प्रकार का विषय हुआ भाई तेज का। कौन कौन? भौमम, दिव्य, औदर्य और आकरज भेदा। हो गया, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम